हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई बोर्ड के एग्ज़ाम्स बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी इंशाल्लाह। तो आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के सारे सबक का। ठीक है, ये आपकी क्लास 10th की जान पहचान जो बुक है उसके कुछ सवालात हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ओवरऑल पूरा सिलेबस, राइट, फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं बेटा, पहला जो सबक है ये आपका हम्द है। ठीक है, जो कि एक क्या है, नज़्म है। ठीक है, नज़्म की फॉर्म में है हम्द। हम्द किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ हो, राइट। इसको लिखा किसने है? इसको इस्माइल मेरठी साहब ने लिखा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको हर चीज़ के साथ आपके टिक मार्क वाले यानी एमसीक्यू क्वेश्चन और आपके शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, सारे तरह के क्वेश्चन आंसर यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये एक आपकी थोड़ी सी लंबी वीडियो ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसमें वन शूट में ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। पहला सवाल यहाँ दिया गया है, मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो बताइए, आगरा में हुई थी, लखनऊ में हुई थी, या मेरठ में, या दिल्ली में? ये आगरा गलत लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आगरा इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अलिफ नहीं आता है, सीधा हे आता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कहाँ हुई थी? तो जवाब यहाँ आपको साथ में मिल जाता है, मेरठ में हुई थी। आगे आ जाइए। अब अगला है कि भाई इस्माइल मेरठी का सीने वलादत क्या है, कब पैदा हुए वो? तो यहाँ 1844 में वो पैदा हुए हैं। अगला सवाल देखिए, अल्लाह की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को क्या कहा जाता है? अभी हमने आपको बताया कि उसे हम्द कहा जाता है। अगला सवाल, तारीफ़ उस खुदा की जिसने बनाया तो क्या बनाया? जहाँ बनाया। ठीक है, लफ्ज़ खिलत के क्या मायने हैं? तो आपको पता है, कीमती लिबास होता है इसके मायने। लफ्ज़ रायगा के क्या मायने हैं? रायगा मतलब होता है बेकार, फजूल। ठीक है, ये लिखा जवाब आपका। बेटा, अगर आपको स्पीड कम या ज़्यादा लग रही हो तो आप अपने यूट्यूब की सेटिंग से जाके स्पीड को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। अगर आपको बढ़ा के देखना है तो आप बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, मैं एक आपको दरमियानी स्पीड में ही पढ़ाऊँगी ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चले। अगला सवाल लिखा है, नज़्म हम्द की नज़्म निगार का नाम क्या है? यानी नज़्म निगार लिख दे या शायर लिख दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अभी आपने पढ़ा कि भाई इसके जो नज़्म निगार हैं या जो शायर हैं वो इस्माइल मेरठी साहब हैं। अगला सवाल, चश्मा, चश्मा किसे कहते हैं? झरना या सोता? मेन सही वर्ड जो है वो सोता है, जहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मुख्तसर तरीन सवालात हैं, यानी बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। हम्द की तारीफ़ बयान कीजिए। हम्द किसे कहते हैं? तो आपने अभी पढ़ा कि खुदा ताला की तारीफ़ जिस नज़्म में लिखी जाए उसको हम्द कहा जाता है। अगला सवाल लिखा है, चिड़िया किसकी तस्बीह ख़वानी करती हैं? तो आपको पता है कि चिड़िया अल्लाह ताला की तस्बीह ख़वानी करती है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि भैया वो कैसे करती हैं, देखिए अगला सवाल आ ही गया। तो कैसे करती हैं? चहचहा कर करती हैं। ठीक है, नज़्म के आखिरी शेर यानी कारखाने से क्या मुराद है? तो इसमें क्या मुराद है? दुनिया मुराद लिया गया है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अब ये आपके कुछ मुख्तसर सवाल है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखते हैं, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? तो नज़्म चश्मे के मायने, लुग़वी मायने होते हैं कि ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ से पानी निकलता है। ठीक है, जिस तरह चश्मे से पानी जारी होता है इसी तरह सूरज से रोशनी और गर्मी निकलती है ना। और वो क्या होता है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ नहीं लिखी गई है वो मैं आपको बताऊँ। जैसे ज़मीन से अगर ये चश्मा फूटता है तो वो हर डायरेक्शन में पानी फेंकता है, ये नहीं कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाए, है ना। इसी तरह से जब आसमान में सूरज निकलता है तो वो हर डायरेक्शन में धूप फेंकता है। समझ रहे हैं? इसलिए इसको सोते से तशबीह दी गई है। ये जवाब आपको हर जगह नहीं मिलेगा, लेकिन असली मतलब इसका यही है। ठीक है, आगे आ जाइए। शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? तो इसलिए कहा है क्योंकि भैया जो पेड़ पौधे ये सब चीज़ें होती हैं ये कहाँ से निकलती हैं? मिट्टी से ही निकलती हैं, है ना। और मिट्टी को हम बिल्कुल मामूली चीज़ समझते हैं और उससे इतनी शानदार चीज़ अल्लाह पाक ने हमें नवाज दी है। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया है। आगे आ जाइए। ये पहला सबक आपका कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा सबक जो आपका इंशाइया है, कन्हैया लाल कपूर का बेतकल्लुफ़ी। ठीक है, आप सब ने पढ़ लिया होगा। अभी भी आपके पास वक्त है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में से सारी वीडियोस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2x की स्पीड में आप उन्हें देख सकते हैं। पहला सवाल इसमें लिखा है, कन्हैया लाल कपूर कहाँ पैदा हुए थे? तो लाहौर में पैदा हुए थे।
दूसरा सवाल यहाँ लिखा हुआ है, जेल में कन्हैयालाल कपूर की किताबें कौन कौन सी हैं? तो ये सभी किताबें उनकी हैं, ठीक है। नोके नश्तर, नरम और गरम, सभी किताबें, ठीक है, या बालों पर, ये तीनों किताबें इन्हीं की ही हैं। आगे आ जाइए। मजमून, बेतकल्लुफ़ी के मुसन्निफ़ कौन है? अभी आपने पढ़ा कन्हैयालाल कपूर है। अगला सवाल देखिए, बेतकल्लुफ़ी है मजमून क्या है? ये अभी हमने पढ़ा था कि ये तंज़ो मिज़ाह, देखिए इंशाइया, तंज़ो मज़ाह ये सब एक ही चीज़ होती है, ठीक है। मामूली से फ़र्क हैं, लेकिन वो अभी आपको जानना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप इन सबको एक ही कैटेगरी में रखिए। इंशाइया, मजमून, तंज़ो मिज़ाह ये सब एक ही साथ आते हैं, ठीक है। लफ्ज़ एहसानात का वाहिद क्या होगा? तो इसका वाहिद होगा एहसान, ठीक है। लफ्ज़ जंगल की जमा क्या होगा? तो इसकी होगी जंगलात, ठीक है। आगे आ जाइए, लफ्ज़ फ़र्ज़ की जमा क्या होगी? फ़राइज़। ये अभी प्री बोर्ड जब हुए हैं उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ़र्ज़ की जमा क्या होगा, तो अपने लिखना था फ़राइज़, ठीक है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकबर ने एक कहानी पढ़ी, ठीक है, जुमले में कौन सा ज़बाना है? तो यहाँ पढ़ी, ठीक है, पढ़ी यानी पढ़ चुका है, पहले पढ़ी है ना, तो ये माजी हो गया, ठीक है। इस तरह के आपके सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं कि कौन सा फ़ेल है, माजी है, मुस्तकबिल है, हाल है, ठीक है। ऐसे देखिए सवाल लिखा है, मैं कल जयपुर जाऊंगा, इसमें कौन सा ज़माना है? अब कल जाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल। आगे आ जाइए। सलीम पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है ना, तो काम चल रहा है, तो क्या है? हाल। जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। आगे आ जाइए। राधा कल स्कूल जाएगी, अब कल जाएगी ना, फ्यूचर में, ऐसा तो नहीं लिखा है राधा कल स्कूल गई थी, अगर थी लिखा होता तो माजी हो जाता, जाएगी इसलिए मुस्तकबिल है, ठीक है। आगे आ जाइए। लफ्ज़ तकलीफ़ के क्या मायने हैं? ठीक है, तो आपको अच्छा यहाँ तकल्लुफ़ की बात हो रही है, सॉरी, ठीक है। तकल्लुफ़ के मायने क्या है? बनावट, दिखावा, ज़ाहिरदारी, है ना। जो चीज़ हम दिखनावे के लिए करते हैं ना, जो मतलब हम अंदर से नहीं कर रहे हैं, बस आपको दिखावे के लिए कर रहे हैं, ठीक, उसको कहा जाता है तकल्लुफ़ करना। कि मन तो कर रहा है समोसा खा लें, लेकिन नहीं 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 हम समोसा नहीं खाएंगे, नहीं 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 नहीं, है ना। या मन तो कर रहा है बिस्किट खा ले, लेकिन हम जब किसी घर, नहीं नहीं बस हो गया, अब नहीं खाना, ठीक है, ये दिखनावा है। लेकिन जब वो ज़बरदस्ती देते तो हम खा लेते हैं ना, उल्टी तो नहीं कराते जाके, है ना। तो कहने का मतलब ये कि वो दिखनावा कर रहे होते हैं, मना करने का एक दिखनावा, लेकिन दिल कर रहा है खाने का, राइट। आगे देखिए, अब आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहाँ लिखा है ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं? तो अभी आपने पढ़ा 3 किस्में होती हैं, फ़ेल हाल, फ़ेल माजी और फ़ेल मुस्तकबिल। यहाँ सिर्फ इन्होंने ये लिख दिया 3 होती हैं, अब अगर चाहे तो इनकी वजाहत भी कर सकते हैं कि कौन सी होती हैं। ये देखिए, पहले ये फ़ेल हाल, फिर फ़ेल माजी और तीसरी जन से फ़ेल मुस्तकबिल। अब फ़ेल हाल की तारीफ़ बयान करना है, तो अभी आपने पढ़ा कि जो काम मौजूदा ज़माने में किया जा रहा है वो फ़ेल हाल है, और जो गुज़रे हुए ज़माने में किया जा चुका है वो फ़ेल माजी है, ठीक है। और जो आने वाले ज़माने में किया जाएगा वो फ़ेल मुस्तकबिल होगा। क्लियर है? आगे आ जाइए। मुहावरा लिखा है, छठी का दूध याद दिलाना, इसको जुमले में इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्या लिखा? मुसीबत का सामना हुआ होने पर अपना मकान बनाने में मुझे क्या है, छठी का दूध याद आ गया, ठीक है। यानी कि बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ से गुज़रना, बहुत ज़्यादा मुश्किलों को फेस करना, ठीक है, उसको कहा जाता है कि छठी का दूध याद दिला देना, ठीक है। आगे अगला मुहावरा लिखा है, दांतों तले उंगलियां दबाना, ठीक है। तो यह लिखा है, बहुत ज़्यादा हैरत में हो जाना, है ना। कोई ऐसी चीज़ जो अक़ली तौर पर नहीं हो सकती, या मतलब हमने उम्मीद नहीं की थी वो हो गई, तो हम जिसमें बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ जाएं, ठीक है, उसको कहते हैं दांतों तले उंगलियां दबाना, ठीक है। अपनी कम उम्री में हमीद के जहन की वसत देखकर रशीद ने दांतों तले उंगलियां दबा ली, यानी एक कम उम्र बच्चा है और वो इतना ज़हीन है, ठीक है, तो उसे देखकर किसी दूसरे ने क्या करा है? दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, थेकरे ने अपने एक किरदार की बेतकल्लुफ़ी का जिक्र किस तरह से किया है? तो आपको पता है कि भैया उन्होंने कहा था कि साहब जिस दोस्त के पास ठहरते थे, रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज़ ज़रूर मुस्तार ले लिया करते थे। मुस्तार लेने का मतलब होता है उधार मांग लेना, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ थे, फ्री थे बिल्कुल, है ना। आप अगर फ्री है तो क्या होगा कि भैया आप किसी के घर गए, अगर आप तकल्लुफ़ करेंगे तो कहेंगे चाय बना, आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, है। अगर आप बेतकल्लुफ़ हो जाएंगे तो आप कहेंगे हाँ चाय भी बनाओ, बिस्किट भी लाना, भूख लग रही है बहुत ज़ोर से।
आ रही है बात समझ में? तो अब इनके जो दोस्त हैं वो बेतकल्लुफ़ हैं, यानी मुँह फाड़ के माँगने वाले, कि वो कहे चाय लाना? कहना हाँ समोसा भी ले आना। आ रही है बात समझ में? अब यहाँ लिखा है बेतकल्लुफ़ी से क्या परेशानियाँ होती हैं। तो देखिए बेतकल्लुफ़ी से तरह तरह की परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। जैसे बेतकल्लुफ़ी दोस्त लिहाज नहीं करते, अगर कोई आपका बेतकल्लुफ़ दोस्त है तो वो लिहाज नहीं करेगा, है ना। और तरह तरह की क्या करेंगे, फरमाइश करेंगे, ठीक है। अब उनके अंदर संजीदगी और शाइस्तगी रहती ही नहीं है, मतलब उनको ऐसा ये नहीं होता कि भाई हमारे सामने कोई खड़ा है, लो हम थोड़ा सा इनका ही लिहाज कर ले, ना करें ऐसी हरकत, लेकिन वो अपने बिल्कुल फ्री होते हैं, है ना। दोस्त की हर चीज़ को अपना समझते हैं, यानी उस पर अपना हक समझते हैं। यहाँ तक कि दोस्त के कपड़ों पर भी उनकी नज़र रहती है कि यार तेरी ये कोट बड़ा बढ़िया लग रहा है, ला मुझे दे दे, मैं पहन के चला जाता हूँ आज, है ना। अब लिखते हैं बेतकल्लुफ़ दोस्त अच्छे और बुरे का ख्याल नहीं करते हुए किसी के भी सामने कुछ भी बोल देते हैं, मजाक उड़ाने लग जाते हैं, है ना। बेतकल्लुफ़ दोस्त क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जान का ख़तरा उसमें डाल देते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेतकल्लुफ़ हो जाएगा ना, वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा फ्री होना भी नुकसानदेह होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है नेकी और बदी। ये आपकी एक नज़्म है जिसको नज़ीर अकबर आबादी साहब ने लिखा है। अब देखिए आपसे पेपर में ना इनके मरकज़ी ख़याल या इनका ख़ुलासा, या फिर आपके जो पर्टिकुलर शायर हैं या अदीब हैं, इनकी हालात ज़िंदगी ये भी पूछ ली जाती है ना। तो आप थोड़ा सा अच्छे से इसको भी प्रिपेयर करेंगे, राइट। आगे आ जाइए अगले सवाल पे। नज़ीर अकबर आबादी का पूरा क्या नाम था? तो इनका पूरा नाम वली मोहम्मद था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोई लोग मोहम्मद वली लगा देते तो मोहम्मद वली गलत हो जाता है, उनका पूरा नाम है वली मोहम्मद, ठीक है। वली पहले, मोहम्मद बाद में। अगला सवाल लिखा है निसाब में शामिल नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म का क्या नाम है? तो अभी आपने पढ़ा नेकी और बदी, बाकी मुफलिसी, रोटियां, आदमी नामा, ये सब भी इनकी ही नज़्में हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे? तो ये दिल्ली में पैदा हुए थे, लेकिन लड़ाई झगड़े की वजह से ये आगरा चले गए थे, ठीक है। इसीलिए ये अपने नाम के साथ अकबर आबादी लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आगरे को पहले अकबराबाद कहा जाता था, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, ये लिखा है ये दुनिया और तरह की क्या है? बस्ती है ना, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को सस्ती है, ठीक है। आगे आ जाइए। ये नज़्म बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप लोग ज़रूर पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, तो उठते हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। शायर के मुताबिक किसकी नाव पार उतरती है? तो किसकी नाव पार उतरती है? जो दूसरों की मदद करता है, ठीक है। जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह पाक उसकी मदद करता है। यहाँ पे अब शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं। नज़ीर अकबर आबादी के सीने विलादत क्या है, यानी किस सन में वो पैदा हुए? तो 1740 में पैदा हुए। नज़ीर शायर थे, कौन से शायर थे? उनको अवामी शायर का खिताब मिला हुआ था। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मुहावरा जैसी करनी वैसी भरनी को जुमले में इस्तेमाल करना है ना। इसके मायने ये होते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर आप पूरा दिन पढ़ाई नहीं करोगे तो जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल लिखा है नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी और तर्ज़ तहरीर को बयान कीजिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरह के ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको उनका नाम बताना है, फिर उनकी पैदाइश बतानी है, फिर उसका अगर आपको सन याद है तो आप सन भी लिख दें साथ में। उसके बाद जैसे वो अगर कहीं हिजरत करके चले गए हैं तो आप वो भी लिखेंगे, ठीक है। उनको कोई तखल्लुस मिला हुआ है या कोई ख़िताब मिला हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने किस टाइप की शायरी की है उसको आप लिखेंगे, ठीक है। उनकी शायरी में क्या क्या खूबियाँ देखने को मिलती है, अल्फाज कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुश्किल हैं, आसान हैं, है ना। और जो उनकी नज़में हैं वो किस मौजू पे लिखी गई हैं, ठीक है। ये सब लिखने के बाद फिर आप उनकी कुछ नज़मों के नाम भी लिख सकते हैं अगर आपको याद हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे आपका नज़्म नेकी और बदी का खुलासा भी पूछा गया है। तो नज़्म नेकी और बदी जो है अब ये किसने लिखी, सबसे पहले आपको ये बताना होता है, ठीक है। जब भी किसी नज़्म का खुलासा आएगा तो आपको यही करना है, सबसे पहले बताना है कि ये नज़्म जो है ये लिखी किसने है, ठीक है। और उसके बाद बताना है कि भाई ये नज़्म हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, हमारे निसाब में, हमारे सिलेबस में इसको क्यों शामिल किया गया है,
है ना। खुलासे में आपको ओवरऑल तशरीह करनी होती है, जबकि अगर मरकज़ी ख़्याल की बात की जाए तो उसमें सिर्फ आपको 2 लाइनों में ये बताना होता है कि नज़्म को बताने का मतलब क्या है ना। जैसे अब आपसे कहा गया खुलासा लिखे, तो आपको पूरी बात बतानी है कि भैया ये दुनिया एक अलग तरह की बस्ती है, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा, है ना। जो महंगों को महंगी है, सस्तों को सस्ती है ना। हर वक्त झगड़े उठते रहते हैं यहाँ, हर वक्त अदालतें बसती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा नज़्म जो आपको याद है, आप वो पूरी आपको लिखनी है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए मरकज़ी ख़्याल लिखिए, तो बस आपको इतना सा लिखना है कि इसमें शायर कहता है कि जो इंसान जैसा करेगा वो अपनी ज़िंदगी में वैसा ही भरेगा, है ना। ये दुनिया जो है ना, ये अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी बनाई है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अगर आप किसी के गिराने के लिए गड्ढा खोदेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए किसी और ने गड्ढा नहीं खोदा होगा, आप ख़ुद भी ज़रूर किसी ना किसी गड्ढे में गिरेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ अगला जो चैप्टर है ये गज़ल है मीर तक़ी मीर की, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है ना। आप लोग ने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप लोग पढ़ सकते हैं जाके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी पूरे प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए पहला सवाल लिखा है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहा जाता है। तो मैं आप लोग को 100 मरतबा बता चुकी हूँ, गज़ल का पहला शेर जिसमें दोनों लाइनें क्या होती है, दोनों मिसरे जो हैं हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, उसे मतला कहते हैं, है ना। रदीफ़ किसे कहते हैं, रदीफ़ का मतलब होता है जो लफ्ज़ बार बार रिपीट होते हैं उसे रदीफ़ कहा जाता है ना। और उससे पहले जो एक हमसूती अल्फाज होते हैं, जो एक जैसी आवाज़ पे ख़त्म होने वाले अल्फाज होते हैं, हुबाब, सराब, है ना, शबाब, शराब, ये सब एक जैसी आवाज़ पे ख़त्म हो रहे हैं, इसको हम काफ़िया कहते हैं, ठीक है। और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं, ठीक है। मीर तक़ी मीर कहाँ पैदा हुए थे, वो आगरा में पैदा हुए थे, ठीक है। उनकी वफ़ात कहाँ हुई है, लखनऊ में हुई है। आगे लिखा है उर्दू गज़ल का इमाम किसे कहा जाता है, तो मीर तक़ी मीर को उर्दू गज़ल का इमाम कहा जाता है, ठीक है। यहाँ खुदाए सुखन का लक़ब भी किसको मिला हुआ है, मीर तक़ी मीर को ही मिला है। मीर तक़ी मीर कब पैदा हुए थे, तो मीर तक़ी मीर 1722 में पैदा हुए थे और 1810 में उनकी वफ़ात हो गई थी। अगला सवाल लिखते हैं, किसी चीज़, आदमी या जगह के नाम को क्या कहा जाता है। तो देखिए सिंपल सा इस्म कहा जाता है, लेकिन अगर वो ख़ास होगी तो उसे क्या कहेंगे, इसमें मारफा, ठीक है। और अगर वो आम होगी तो क्या कहेंगे, इसमें नकरा, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे यहाँ लिखा है लफ्ज़ हुबाब के क्या मायने हैं, तो हुबाब के मायने होते हैं पानी का बुलबुला। आगे सराब, सराब का मतलब क्या होता है, धोखा, जो रेगिस्तान में होता है, जिसे आप लोग होलोजुन पता नहीं क्या है इस तरह से कुछ बोलते हैं ना, जिसमें ये होता है कि भाई हमें दूर से ऐसा लगता है कि भाई पानी है वहाँ पे, बट जब हम पास जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पानी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाइए। यह लिखा है गज़ल के लग़वी मायने क्या होते हैं, तो गज़ल के लग़वी मायने होते हैं मोहब्बत से, महबूब से बातें करना, इश्क़ व हुस्न की बातें करना, औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है, तो उसको बैतुल गज़ल कहा जाता है। मतले के बाद अगर दूसरा मतला आता है उसे मतला सानी कहा जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला लिखा है शेर में खाना ख़राब किसे कहा गया है, तो शेर में खाना ख़राब आशिक़ को कहा गया है, यानी मीर तक़ी मीर को कहा गया है। अगला यहाँ लिखा है इंसानी ज़िंदगी की हकीकत क्या है, तो आपको पता है इंसानी ज़िंदगी की हकीकत सिर्फ़ एक पानी के बुलबुले जैसी है। मीर की किन्हीं 2 मसनवियों के नाम लिखिए, तो उनकी 2 मसनवियों के नाम क्या हैं, बहार इश्क़ और शोला इश्क़। अगला सवाल अब आपके नेक्स्ट चैप्टर से है, ज़बानों का घर हिंदुस्तान, जिसको किसने लिखा है, सैयद एहतिशाम हुसैन साहब ने लिखा है। अभी आपके पेपर में प्री बोर्ड में इसी से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, भाई इक़्तिबास इसी का ही दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि इसके सबक का नाम लिखिए और इसके जो मुसन्निफ़ हैं उनका नाम भी लिखिए, है ना। तो आप लोग ये चीज़ें याद करके रखेंगे। सैयद एहतिशाम हुसैन कहाँ पैदा हुए थे, तो वो आज़मगढ़ में पैदा हुए थे। सबक ज़बानों का घर हिंदुस्तान किस किताब से लिया गया है, तो किससे लिया गया, इसकी मेन किताब जो है उसका नाम है उर्दू की कहानी, ठीक है। आगे लिखा है ड्रावर लोग कहाँ से आए थे, तो ड्रावर लोग जो थे वो पश्चिम से आए थे। नेक्स्ट, ड्लावर लोग कौन सी ज़बानें बोलते थे, तो वो लोग तमिल, तेलुगु ये ज़बानें बोला करते थे। वैसे इनकी ज़बान को ड्रावड़ी भी कहा जाता था। यहाँ देखिए लिखा है उत्तर भारत से कौन से लोग आए थे, तो यहाँ से आर्या लोग आए थे, ठीक है। संस्कृत
किस ज़बान की शाख है? तो ये आर्याई ज़बान की शाख है, ठीक है, हिंद आर्याई जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसी से ही उर्दू भी निकली है। प्राकृत को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राकृत जो है वो शोरसिनी प्राकृत कहा जाती थी उसे, ठीक है। आगे आ जाइए, उर्दू कहाँ पैदा हुई है? उर्दू खालिस हिंदुस्तान में पैदा हुई है, ठीक। अब जब आप बड़े हो जाएंगे तो इसके बहुत सारे नज़रिए हैं कि भाई कोई कहते हैं ब्रज भाषा से निकली है, कोई कहते हैं पंजाब से निकली है, कोई कहते हैं दक्कन से निकली है ना। तो बहुत सारे नज़रिए हैं, मतलब पैदा हिंदुस्तान में हुई है, लेकिन हिंदुस्तान के भी किस हिस्से में पैदा हुई है इस पर भी काफ़ी लंबी बहस है। अगला सवाल लिखा है उत्तर भारत में प्राकृत बोली जाती है। तो उत्तर भारत में कौन सी बोली जाती है? शोरसिनी, ठीक है। आगे आ जाइए, झेल में कौन सी ज़बान नई आर्याई ज़बान नहीं है? तो संस्कृत, क्योंकि संस्कृत जो है वो पुरानी ज़बान है, ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है हिंदुस्तान की कबायली नस्लों के नाम लिखिए। तो यहाँ कोल और मंडरा दोनों आप लिख देंगे। उत्तर भारत में कौन सी प्राकृत बोली जाती थी? तो शोरसिनी प्राकृत बोली जाती थी, लिख लेंगे। हिंद आर्याई ज़बानें कौन कौन सी थी? तो ये देखिए, ये सारी हिंद आर्याई ज़बानें हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं आपकी, ठीक है। हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असामी, उड़िया, ठीक है। अगला लिखा है उर्दू कहाँ पैदा हुई और किस ज़बान से निकली? तो उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई है और शोरसिनी भाषा से निकली है, ठीक है। सैयद एहतिशाम हुसैन कौन सी तहरीक से वाबस्ता थे? तो वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अगर आप 11th-12th में उर्दू लेंगी तो ये बहुत सारी तहरीकें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेंगी, ठीक है। आगे आ जाइए, हिंदुस्तान की खुसूसियात क्या हैं? तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ मुख्तलिफ़ मज़हब, नस्ल, कौम के लोग रहते हैं, है ना, जो ज़बानें और बोलियाँ अलग अलग बोलते हैं, लेकिन उनके जाग्राफ़ी हालात जो हैं वो क्या है, कोई पहाड़ में रहता है, कोई इलाके अलग अलग हैं, है ना। तो ये सब क्या है, इन सब के बावजूद हम सब क्या है, एक है, हिंदुस्तानी है ना, एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलके चलते हैं, ये यहाँ की खूबी है। अब यहाँ लिखा है उर्दू ज़बान के मुताल्लिक़ मुख्तसर नोट लिखिए। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई उर्दू ज़बान कहाँ से निकली, कहाँ पैदा हुई, कहाँ बढ़ी, है ना। मुख्तलिफ़ दौर में इसे मुख्तलिफ़ नामों से जाना गया, तो इसे किस किस नाम से जाना गया, फ़ाइनली इसे उर्दू नाम दिया गया, है ना। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने लश्कर के होते हैं, है ना। तो बाकी यहाँ आप लिखा हुआ देख ही पा रहे हैं, ये यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो सबक है, सबक नंबर 9 है। ये स्पेनी लोक कहानी से क्या है, तर्जुमा किया गया है, जिसका नाम है खुदा के नाम ख़त। ये आप लोग 100 मरतबा पढ़ चुके हैं, लैंचो वाला, है ना, कि लैंचो ने खुदा के नाम ख़त में क्या लिखा था कि भैया मेरी जो फसल है वो ख़राब हो गई है, मुझे मदद की ज़रूरत है, नहीं तो मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए आप मुझे 100 रुपये भेजिए, है ना, इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसलों को दोबारा से हरा भरा कर सकूं। अगला लिखा है लैंशो ने पहले ख़त का जवाब मिलने के बाद दूसरे ख़त में क्या लिखा था? तो लैंशो ने अल्लाह पाक को ताकीद की थी कि भाई अल्लाह पाक, जो आपने रकम भेजी थी, जो मैंने मांगी थी, मैंने 100 रुपये मांगे थे, लेकिन आपने मुझे सिर्फ 70 रुपये ही दिए हैं, है ना, इसलिए बाकी की रकम जल्दी से जल्दी मुझे भेजें, ठीक। और हाँ, अगली बार रकम आप ख़ुद मुझे सीधा भेजेंगे, यानी डाक के ज़रिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि डाक खाने वाले लोग जो हैं वो बेईमान है, हो सकता है 30 रुपये उन्होंने ही चुरा लिए हों। आ रही है बात समझ में? अब यह लिखा है मज़मून की कितनी किस्में होती हैं, नाम लिखिए, ठीक है। तो मज़मून की मेनली 3 किस्में होती हैं, जिसमें पहले में क्या होता है, बयानिया, जिसमें हम कोई कहानी सिर्फ बयान करते चले जाते हैं, ठीक है, हिकाया मज़मून, और तीसरी होती है फ़िक्री मज़मून, ठीक है। तो 3 तरह की आपके मज़मून की किस्में हैं। इतना खैर कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल पे आ जाइए, मज़मून नवीसी की तारीफ़ बयान कीजिए, यानी मज़मून जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें कैसे लिखना चाहिए, है ना। तो मज़मून जब हम लिखने बैठते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम किस उन्वान पर लिखने जा रहे हैं, कौन से टॉपिक पे लिख रहे हैं, है ना। और जो टॉपिक लिख रहे हैं फिर हमें क्या करना है, उसको तसलसल के साथ रखना है ना, यानी तोड़ना नहीं है बीच में, कहीं पहले की बात बाद में, बात की बात पहले, ये सब नहीं करना, उसका खाका तैयार करके अच्छे से लिखना है, ठीक है। और आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है ताकि पढ़ने वाला उसे बहुत अच्छे से पढ़ सके और समझ सके, ठीक है। अब यहाँ पे सबक नंबर 10 आपका आगे, देखिए बीच में से वो सारे सबक गायब हैं, वो सारे सबक हटा दिए गए हैं जो आपके पेपर में नहीं आ रहे हैं, जो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं, उन चैप्टर को यहाँ शामिल नहीं किया गया है, ठीक है।
अब यहाँ अगला सवाल जो है आपका वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाले चैप्टर से। तो पहला ही क्वेश्चन जो आपसे अक्सर बेशतर देखा जाता है, सैम्पल पेपर में 20 बार पूछा गया था ये, कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव सकपाल, है ना। अंबेडकर उन्होंने अपने उस्ताद के निस्बत से लगाया था। अगला लिखा है डॉक्टर भीमराव का ताल्लुक किस ख़ानदान से था? तो चमार ख़ानदान से उनका ताल्लुक था। अगला लिखा हुआ है ज़ील अल्फाज में मुअन्नस की मिसाल ढूंढिए। अभी मैंने आपको बताया, कई मरतबा आपको बता चुकी हूँ मैं। देखिए, अगर आपसे मुज़क्कर ढूंढने को कहा जाए या मुअन्नस ढूंढने को कहा जाए, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। जो लफ्ज़ आपको दिए गए हैं उनको जुमलों में इस्तेमाल करके देख लीजिए। रास्ता बंद है, ठीक है। रास्ता बहुत बड़ा है, बड़ी है तो नहीं बोलते, बड़ा है, यानी कि ये तो आदमी हो गया। मौका मिल गया, या बोलते मौका मिल गई, मौका मिल गया, है ना, तो ये भी आदमी हो गया। खौफ, है ना, मुझे खौफ आ रहा है। अब खौफ आ रही है तो नहीं होता, यानी डर लग रहा है, ठीक है। मोहब्बत, मुझे मोहब्बत हो गई। अब देखिए ये क्या है, ये लड़की हो गई, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? मोहब्बत। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल मिला के हमें जुमलों में इस्तेमाल कर लेना है। और जब आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे तो उस सेंटेंस से आपको पता चल जाएगा। अगर गई, हुई, इस तरह से छोटी ये का इस्तेमाल हो रहा है तो वो क्या है, आपकी मुअन्नस है। अगर बड़ी ये का इस्तेमाल हो रहा है या अलिफ का इस्तेमाल हो रहा है तो वो मुज़क्कर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है समाज में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहद ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? तालीम। अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आपका तालीम याफ्ता होना बेहद ज़रूरी है। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर के उस्ताद का क्या नाम था? तो अंबेडकर उनके उस्ताद का नाम था, इसीलिए उनकी निस्बत से उन्होंने अपने नाम के पीछे अंबेडकर लगाया था। अगला सवाल, अंबेडकर आला तालीम के लिए कहाँ गए? तो वो इंग्लिस्तान गए, ठीक है। अगला सवाल, किस वजह से मुल्क का एक बड़ा तबका गरीबी और जहालत का शिकार था? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी छुआछूत, है ना। तुम ऊंची ज़ात हो, तुम नीची ज़ात हो, तुम ये हो, तुम वो, ये जो मामले थे पहले ज़माने में, ये एक तरह से दीमक का काम कर रहे थे जो हमारी समाज को खोखला कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का अहम कारनामा क्या है? तो उन्होंने हमारे मुल्क का दस्तूर जो है वो लिखा है, ठीक है। अगला सवाल, लफ्ज़ दस्तूर के क्या मायने हैं? तो दस्तूर के मायने होते हैं कायदे कानून के, ठीक है, संविधान हमारा जो है। अब यहाँ लिखा है नीचे दिए गए लफ्ज़ों में मुज़क्कर की मिसाल नहीं है। अब देखिए मुज़क्कर की मिसाल नहीं है, आपको बताना है। तो अब इसका जवाब आप खुद से जुमले बनाइए और देखिए कि क्या आप सही जुमले बना पा रहे हैं, ठीक है। आंसर यहाँ आपको दिख गया, मुसीबत है। लेकिन आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिए और बताइए क्या आपने सही पकड़ा। आगे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है मज़मून के कितने हिस्से होते हैं? अभी हम पढ़ के आए हैं 3 हिस्से होते हैं। मज़मून का पहला हिस्सा क्या कहलाता है? तमहीद कहलाता है, ठीक है। तमहीद क्या मतलब कि जो स्टार्टिंग में हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं? नफ्स मज़मून। और जो लास्ट का हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इख्तिताम, यानी ख़ात्मा, ठीक है। ये यहाँ नहीं पूछा गया लेकिन मैंने आपको बता दिया। अगला लिखा है वो मज़मून जिसमें किसी वाक़े, कहानी, ठीक है, तफरी, सफ़र वग़ैरह का बयान किया जाए उसे क्या कहते हैं? हिकाये मज़मून कहते हैं, ठीक है। आगे आ जाइए। बयानिया मज़मून में शामिल है क्या? महात्मा गांधी, जो हम किसी चीज़ को बस सीधा सीधा बयान करते चले जाएं। अगला सवाल, भीमराव का सबसे अहम कारनामा क्या है? कि उन्होंने दस्तूर लिखा, ठीक है। भारत के दस्तूर का मामार कहा जाता है, किसको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर को। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है भीमराव अम्बेडकर कब पैदा हुए थे? तो 14 अप्रैल को पैदा हुए थे 1891 में। छूत छात से मुल्क को क्या नुकसान हुआ? तो इससे नुकसान ये हुआ कि मुल्क का एक बड़ा तबका गरीबी और जहालत का शिकार रहा। अगला सवाल लिखा है डॉक्टर अंबेडकर के हालात पर मुख्तसर नोट लिखिए कि उनकी हालात ज़िंदगी कैसी रही, है ना। तो उनकी कितनी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि वो एक हम कह सकते हैं बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है ना। उनके साथ इतना ज़्यादा हुआ है कि अगर आज हमारे साथ ऐसा कुछ होता तो शायद हम लोग सर्वाइव ही ना कर पाते, हम पढ़ते ही नहीं, है ना। लेकिन इसके बावजूद वो इतनी कहते हैं कि इतनी आला तालीम उन्होंने हासिल की और इस चीज़ को ख़त्म करने में भी कामयाब हुए, ठीक है।
आगे आ जाइए। अभी यहाँ आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, आदमी की कहानी, सबक 12। ये आदमी की कहानी है, किसने लिखा है? मोहम्मद मुजीब ने लिखा है। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए थे? तो वो लखनऊ में पैदा हुए थे। और कब पैदा हुए थे? तो 1902 में पैदा हुए थे। ठीक है, यहाँ लिखा है प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की अदबी खिदमात की बदौलत कौन से अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था? तो उन्हें पद्म भूषण मिला था। आजमाइश किसका ड्रामा है? तो ये प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब का है। बागी किसका अफसाना है? तो ये भी मोहम्मद मुजीब साहब का है। ये दुनिया पहले क्या थी? तो ये दुनिया पहले क्या थी? आग का गोला था। ठीक है, लफ्ज़ आतिश फिशा के क्या मायने हैं? यानी आग लगने वाला। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है खोपड़ी में ना समाना, मुहावरे की क्या मायने? यानी वो बात जो आपके समझ में नहीं आए। तो कहते हैं ना, तुम्हारी खोपड़ी में नहीं समा रही है इतनी सी बात, है ना, यानी आपके समझ में नहीं आ रही है इतनी सी बात। आगे लिखा है आजकल के आलम ज़मीन के बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाते हैं? तो आजकल के जो आलिम हैं वो ज़मीन की बनावट से कैसे लगा लेते हैं? तो चट्टानों और धातुओं से कुछ हिसाब लगाते हैं और इससे ही ज़मीन की उम्र पता कर लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, तो अब एक ही थाली के अगर हम चट्टे बट्टे की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि सब आपस में ना एक ही टीम की, एक ही टोली के लोगों का होना, है ना, सब आपस में दोस्त हैं या सबका जहन एक जैसा है। ठीक है, आगे लिखते हैं उथले पानी और खुश्की में ज़िंदगी ने जो इब्तिदाई शक्लें पाईं वो किस तरह की थी? तो वो बहुत ज़्यादा क्या थी? भयानक थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। लिखते 40 फीट लंबे मगरमच्छ थे, 20-20 हाथ ऊंचे हाथी थे। ठीक है, तो ऐसे लिखा है किसी जानवर की गर्दन इतनी लंबी कि हवा में उड़ते परिंदों को भी पकड़ ले मुंह से। ठीक है, तो इस तरह से थे। आगे आ जाइए। ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानवरों का क्या हुआ? तो वो सब क्या हो गए? मतलब दब गए, है ना, बर्फ़ के नीचे दब गए और जम गए। ठीक है, आगे आ जाइए। आग जलाना सीखने के बाद इंसान की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? तो बहुत सही तब्दीली आई, है ना। अब वो सर्दियों से बचने लगा और आपकी जो जानवरों का है उसे गोश्त को पका के खाने लगा, है ना। और आग से बहुत सारे काम भी आसान हो जाते हैं और जानवर वगैरह भी आग से डरते हैं तो वो दूर रहते हैं। ठीक है, वेट, ये छोटी हो गई, यस, आ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगला सवाल जो है, अगला सबक 13 है, गज़ल। तो किसकी है ये? मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल है। कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, तो अब यहाँ पहला सवाल जो आपको दिया है कि भाई गालिब कब और कहाँ पैदा हुए थे? तो आगरा में 1797 में पैदा हुए थे। ठीक है, अभी 27 दिसंबर को ही उनका बर्थडे था। इसके बाद लिखा है मिर्ज़ा गालिब के चचा का क्या नाम था? तो उनका नाम था नसीरुल्लाह बेग। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए का क्या नाम है? तो उनके 2 मजमूए हैं, एक है उर्दू मोहल्ला और दूसरे है उर्दू हिंदी। तो दोनों को मिला के बन गया यहाँ पे अलिफ और बे दोनों। ठीक है, अगला सवाल, मिर्ज़ा गालिब के दीवान का क्या नाम है? तो वो दीवान गालिब के नाम से शाया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती में उम्मीद बढ़ आने के क्या मायने? यानी उम्मीद का पूरा हो जाना, है ना। उम्मीद बढ़ ना आने का मतलब होता है कि उम्मीद का पूरा ना होना। ठीक है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? इसमें मुअय्यन का क्या मतलब है? मुअय्यन का मतलब होता है जो चीज़ तयशुदा है, जो चीज़ पहले से लिखी जा चुकी है ना। अगला सवाल देखिए, लिखा है काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती? ठीक है, इसमें ये जो शेर है ये क्या है? तो ये मक्ता है। मक्ता क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें गालिब ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपके निसाब में शामिल गालिब की गज़ल का जो मतला है वो लिखिए। मतला कहते हैं गज़ल के पहले शेर को, है ना। उसकी पहचान ये होती है कि उसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ होते हैं और हम काफ़िया होते हैं। ठीक है, रदीफ़ आखिरी मिसरा, जो मतलब मिसरे के आखिरी लफ्ज़ होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका? कोई उम्मीद बढ़ नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। शादी के बाद गालिब आगरा छोड़कर कहाँ मुंतकिल हो गए थे? तो शादी के बाद वो दिल्ली मुंतकिल हो गए थे और फिर आखिरी दम तक वो दिल्ली में ही रहे थे। ठीक है, अगला सवाल, ख़याल की बुलंदी, मज़मून आफरीनी
और शोखी ज़राफ़त किस शायर की खूबी है? तो ये किसकी है? ये सब खूबियाँ गालिब की हैं। ठीक है, गालिब की सिने वफ़ात क्या है? तो 1869। ठीक है, यानी पहली जंग आज़ादी के बाद उनका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल लिखा है, मिर्ज़ा गालिब की सवानें मुख्तसर तौर पर लिखिए, यानी वो कब कहाँ पैदा हुए, है ना, कहाँ से फिर कहाँ चले आए, फिर उनके वालिद का इंतकाल हुआ, चाचा का इंतकाल कैसे हुआ, फिर उनकी मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा, नस्र में क्या काम किया, नज़्म में क्या क्या काम किया, मतलब गज़लें लिखी कैसे लिखी, कसीदे लिखे नहीं लिखे, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कुछ अल्फाज हैं उनके माने आपको तहरीर करना है। उम्मीद बर ना आना, यानी उम्मीद का पूरा ना होना। सूरत, सूरत मतलब तरीक़ा। देखिए एक सूरत चेहरे को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ सूरत जो है वो तरीक़े के मायनों में इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बाद मुअय्यन यानी तयशुदा। मगर मतलब क्या होता है? शायद। अब यहाँ आपका सबक नंबर 14 है, इंटरनेट। ठीक है, तो अब पहला सवाल लिखा है, इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो फासलों को ख़त्म करता है ना। हमें कुछ भी पूछना है, कुछ भी देखना है, तो दूर दूर की चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। यहाँ लिखा है, कुछ ही लम्हों में अपने पैगामात या तस्वीरें एक दूसरे को भेज सकते हैं। तो ये किसके ज़रिए हो रहा है? ये सब इंटरनेट के ज़रिए हो रहा है। आगे आ जाइए, अगला लिखा है, दूसरी आलमी जंग कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए 39 से 45 तक हुई थी। ठीक है, ये 46 लिखा है लेकिन 45 तक हुई थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, टेलनेट की मदद से क्या कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए जवाब लिखा हुआ है कि दूर दराज के जो कंप्यूटर हैं उनको घर बैठे हम अपने कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, इत्तलात को भेजने और मंगाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीक़ा क्या है? तो आपको पता है कि ये क्या है? कंप्यूटर है, जिसमें हम इंटरनेट से काम लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, आगे आ जाइए। अच्छा सॉरी बेटा, ये टिक मार्क था, मैंने गलत बता दिया, इसका पहला ही जवाब होगा, है ना। चलिए आगे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, एटीएम। एटीएम को क्या बोलते हैं हम? तो ये बोलते हैं ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, है ना, जिससे हम कहीं पे भी अपने पैसों को निकाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मॉडेम किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे मॉडेम लिखा हुआ है और यहाँ लिख दिया है मोड। तो ये मॉडेम की बात हो रही है, मोड की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो मॉडेम ये एक आला है जो कंप्यूटर में यूज़ होता है, जिससे हम काउंटिंग वगैरह कर सकते हैं, है ना, और तब्दीलियाँ वगैरह ला सकते हैं। अब यहाँ लिखा है, ईमेल किसे कहते हैं? तो ईमेल ये एक आपका नया तरीक़ा है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लेटर वगैरह लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है, WWW का पूरा क्या नाम है? तो WW कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड मतलब दुनिया, यानी वो जाल जो पूरी दुनिया को जोड़ता है, वर्ल्ड, WORLD वर्ल्ड, वाइड WIDE वाइड, वेब WED वेब, वो सॉरी WEB वेब, है ना। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अगला सवाल, कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? ठीक है, तो सबसे पहले मॉडेम की ज़रूरत होती है, टेलीफोन या मोबाइल की ज़रूरत होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जिसमें इंटरनेट सर्विस काम कर सके। ठीक है, अब यह लिखा है, FTP के ज़रिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम जो होता है आपका प्रोटोकॉल, उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है कि हम कोई भी फ़ाइल वगैरह को नकल कर सकते हैं, उसे महफूज रखा जा सकता है उसके ज़रिए। ठीक है, अगला लिखा है, इंटरनेट तलबा के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया की बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी हम उस तक पहुँच सकते हैं, है ना। तो अपनी पसंदीदा लाइब्रेरी जो है उसके बारे में आपको निकाल के पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। अगली जो नज़्म है ये आपकी सबक नंबर 16 पे है, पहाड़ और गिलहरी, इकबाल साहब की है। तो पहला सवाल आपका यही है कि भाई इकबाल कहाँ पैदा हुए थे, कब और कहाँ? तो ये सियालकोट में 1877 में पैदा हुए थे। ठीक है, और लाहौर में 1938 में इनका इंतकाल हुआ था। अगला लिखा है, पहाड़ और गिलहरी नज़्म किसकी है? तो अभी आपने पढ़ा इकबाल साहब की है। बच्चे की दुआ, कौमी तराना, जुगनू, ये नज़्म किसकी है? ये सब भी इकबाल की नज़में हैं। ये देखिए, सिने वफ़ात आ गया, तो 38 में लाहौर में इनकी वफ़ात हुई थी। अगला सवाल लिखिए, जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ? ठीक है, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ?
ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये शेर जो है ये पहाड़ ने कहा था, किसके लिए? गिलहरी के लिए। और ये किसकी नज़्म से लिया गया? तो ये इकबाल की नज़्म से लिया गया है। इकबाल किसके शौकीन थे? ठीक है, तो इकबाल कलाम पाक के शौकीन थे। अगला सवाल लिखा है, इकबाल का वतन कौन सा था? तो इकबाल का वतन कश्मीर था। ठीक है, इकबाल ने कितनी शादियाँ की थी? तो इकबाल ने 3 शादियाँ की थी। ठीक है। अगला सवाल लिखा है, इकबाल की शायरी पर रोशनी डाली है। तो आपको पता है कि भाई कुछ लोग तो ऐसा तक कहते हैं कि भाई इकबाल का जो कलाम है या इकबाल की जो शायरी है वो पूरी तरह से फ़लसफ़ी है ना। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि भाई उन्होंने ना जो अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में हमें हिदायत दी, जो हम शायद अरबी में नहीं समझ पाते हैं, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि इंसान को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से अपने लिए, अपने वतन के लिए, अपने आने वाली कौम के लिए काम करना है ना। किस तरह से उसे बेदार होना है, खामोखा की कामों में नहीं उलझना है उसे। ठीक है। अभी आपका अगला सवाल जो है ये आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 रज़िया सुल्तान से लिया गया है। ठीक है, रज़िया सुल्तान कौन थी? ये हिंदुस्तान की मलिका थी। ठीक है। अगला लिखा है, अल्तुमिश की वफ़ात के बाद उसकी वसीयत कितनी बार पढ़ी गई? ठीक है, तो 2 बार पढ़ी गई थी और दोनों बार उसकी बेटी का ही नाम था। अगला लिखा है, रज़िया सुल्तान किस बादशाह की बेटी थी? तो वो अल्तुमिश की बेटी थी। अगला सवाल, रज़िया सुल्तान हिंदुस्तान के तख्त पर बैठी थी, कब बैठी थी? दिल्ली में बैठी थी। ठीक है। अगला सवाल देखिए, एक सवाल ये भी पूछ लिया जाता है, उन्होंने कितने साल तक हुकूमत की थी? ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। या लिखा है, रज़िया सुल्तान कौन थी? तो ये हिंदुस्तान की पहली जो खातून थी वो हुक्मरान थी, है ना। उनसे पहले सारे आदमी राजा वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, ये पहली मलिका थी। रज़िया सुल्तान अपने कारनामों से क्या कर दिखाना चाहती थी? ये कर दिखाना चाहती थी कि भैया औरतें भी जो है ना वो मर्दों से कम नहीं होती हैं। अगला सवाल, रज़िया सुल्तान को तख्त नशीन किसने किया था? तो सूफी काजिमुद्दीन जो थे जाहिद, उन्होंने किया था। रज़िया सुल्तान के भाई का क्या नाम था? तो उनके भाई का नाम था रकुनुद्दीन। अगला सवाल, रज़िया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला किससे हुआ था? तो उनका मुकाबला जो हुआ था, देखिए यहाँ लिखा है, रज़िया सुल्तान की फ़ौज का मुकाबला दूनिया की फ़ौज से हुआ था। अगला सवाल, रज़िया सुल्तान ने कितने बरस हुकूमत की थी? तो 3.5 बरस हुकूमत की थी। अगला सवाल, रज़िया सुल्तान की खुसूसियत बयान कीजिए। तो उनकी क्या क्या खुसूसियत थी? कि भैया वो बहुत नेक थी, है ना, अच्छी थी, बहुत बहादुर थी, होशियार, ज़हीन, मेहनती थी, है ना, और अपने काम के लिए वफ़ादार थी, है ना। अपने वालिद के वफ़ात के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से तख्त को संभाला, अवाम की भलाई के लिए काम किया। तो ये सारी उनकी खूबियाँ थीं। अगला सवाल, रज़िया सुल्तान की सियासी दिलचस्पी को कलमबंद कीजिए, यानी उनकी सियासी दिलचस्पियाँ क्या क्या थीं, है ना। तो वो लड़ाई लड़ती थीं, है ना, घोड़े को खुद चलाती थी, और जैसे लोग बादशाह लोग अपना वो भाला वगैरह और आगे जो सेफ्टी सूट पहनते हैं वो सब पहन के बिल्कुल प्रॉपर लड़कों की तरह तैयार होके मैदान जंग में जाती थी, है ना, कमान अपने हाथ में ही रखती थी। तो मतलब वो बहुत अच्छी थी और बहुत बहादुर थी। नेक्स्ट आपका है काठ का घोड़ा। ठीक है, ये रतन सिंह का है। अब यहाँ लिखा हुआ है, रतन सिंह कब पैदा हुए थे? तो 1977 में पैदा हुए थे। काठ का घोड़े के मुसन्निफ कौन है? रतन सिंह है। ठीक है। अगला सवाल लिखा हुआ है, पहली आवाज़, ठीक है, नेचर का आदमी। आगे लिखा हुआ है, काठ का घोड़ा और पनागा, ये सब किसकी हैं? ये सब आपकी रतन सिंह की हैं। रतन सिंह ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम जो एक था उसमें किस सन में जुड़े थे? तो 1962 में जुड़े थे। ठीक है, इस तरह के खैर बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है। आगे लिखा है, काठ का घोड़ा क्या सोच रहा था? तो काठ का घोड़ा ये सोचकर उदास था कि वो सबसे पीछे रह गया था। ठीक है। चंदू ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया था? तो यहाँ लिखा है, चंदू ने स्कूल जाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वो इसके लिए ज़रूरत की चीज़ें जुटा नहीं पाता था। ठीक है। आगे लिखा, पाँव में हरकत आए तो ज़िंदगी आगे बढ़े, ये कौन सोच रहा था? तो ये कौन सोच रहा था? ये बंधु सोच रहा था। ठीक है। आगे आ जाइए, स्कूल और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश क्यों थे? तो स्कूल और कॉलेजों के ज़्यादातर बच्चे खुश हो रहे थे कि जितने
पीरियड निकल जाते हैं इतना ही अच्छा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है रतन सेन किस सवाने हयात पर रोशनी डाली है। ये क्वेश्चन अभी आपके प्री बोर्ड में पूछा गया है, तो इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए कि भाई रतन सिंह के कारनामे क्या क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहली चीज़ यही है कि वो कब और कहाँ पैदा हुए। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहाँ तालीम हासिल की, क्या क्या लिखा, कौन कौन से शहरों में घूमे। ठीक है, और आखिर में उनकी कहाँ वफ़ात हुई। ठीक है, यही सब आपको लिखना होता है। अब काट का जो घोड़ा है, इस अफसाने की रोशनी भी आपको डालनी है इस अफसाने पर। तो रोशनी डालने का मतलब ही होता है कि भाई आपको ओवरऑल उसका खुलासा बयान करना है। ठीक है, अगला है ए शरीफ इंसानों, सबक नंबर 19 है आपका। तो पहला यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये साहिल लुधियानवी साहब जो है वो कहाँ पैदा हुए थे। तो ये कहाँ पैदा हुए थे, लुधियाना में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे, तो 1921 में पैदा हुए थे। इनका असल नाम क्या था, अब्दुल्लही था। इसके बाद यहाँ लिखा है साहिल लुधियानवी 1947 में तक़सीम मुल्क के बाद कहाँ चले गए थे, तो वो दिल्ली चले गए थे। ठीक है, परछाइयाँ, परछाइयाँ उनकी तवील नज़मों का मजमुआ है। ए शरीफ इंसानों किसकी नज़म है, तो ये साहिल लुधियानवी की है। साहिल लुधियानवी की शायरी का पहला मजमुआ क्या है, पहला मजमुआ तलखियाँ है। ठीक है, इसके बाद लिखा है साहिल लुधियानवी के फिल्मी गीतों का मजमुए का क्या नाम है, गाता जाए बंजारा। ठीक है, यहाँ लिखा है खेत अपने जले की गैरों के जीस्त फाकों से तिल मिलाती है। ये मिसरा, इसमें जीस्त, जीस्त के क्या मायने हैं, ज़िंदगी के मायने हैं। ठीक है, अब ये भी पूछा जा सकता है जीस्त के क्या मायने हैं, ये भी पूछा जा सकता है जो ये शेर है ये किसका है। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है इस शेर की तशरीह कीजिए, भाई इसका खुलासा कीजिए, इस शेर में क्या कहना चाह रहा है शायर। ठीक है, रूह तामीर के ज़ख्म खाने से शायर की क्या मुराद है, तो रूह तामीर के ज़ख्म खाने से शायर की मुराद ये है कि दुनिया की जो तरक्की है उसमें रुकावट आ जाती है। ठीक है, आगे लिखा है परछाइयाँ। परछाइयाँ क्या है, ये इनकी तवील नज़मों का मजमुआ है। ए शरीफ इंसानों किसकी नज़म है, साहिल लुधियानवी साहब की है। अगला सवाल, साहिल लुधियानवी की शायरी का पहला मजमुआ तलखियाँ है। साहिल लुधियानवी के फिल्मी गीतों का मजमुए का क्या नाम है, गाता जाए बंजारा। ये तो दोबारा से बेटा रिपीट हो रहा है। ठीक है, आगे आ जाइए। लास्ट सवाल है, देखिए यहाँ कारतूस हबीब तनवीर का है ये। ठीक है, तो हबीब तनवीर की पैदाइश कब हुई है, तो 2009 में हुई है इनकी पैदाइश। हबीब तनवीर का असली नाम क्या था, तो इनका नाम था हबीब अहमद ख़ान। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा है तनवीर किस मुसन्निफ़ का तखल्लुस था, तो ये हबीब अहमद ख़ान का था। हबीब तनवीर अपने ड्रामों के ज़रिए कहाँ के लोगों, ठीक है, उनको उनकी कौमी रोशनास कराया है, तो छत्तीसगढ़ से कराया है। ठीक है, आगे लिखा है आपके निसाब में शामिल ड्रामा कारतूस के मुसन्निफ़ कौन है, तो ये हबीब तनवीर है। अब यहाँ लिखा है लास्ट है आपका चैप्टर ये कदम बढ़ाओ दोस्तों बशीर नवाज़ का। तो कहते हैं भाई बताइए सवाल, हबीब तनवीर के सिने वफ़ात, एक मिनट बेटा एक मिनट, ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है, वेट। तो बशीर नवाज़ का है ना, ठीक है, ये यहाँ से देखिए कदम बढ़ाओ दोस्तों का है ना। खैर चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं, ये अभी हम लोग ने पढ़ा तो है नहीं, चलिए तो इसे देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सवाल हबीब तनवीर के सने वफ़ात, यानी वो कब उनकी वफ़ात हुई, तो 1923 में उनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, तो यहाँ हबीब तनवीर की वफ़ात भी पूछ ली गई है। अगला सवाल देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये छोड़ दीजिए बेटा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं चेक करके बाद में बताती हूँ। ठीक है, आगे आ जाइए यहाँ पे, नज़्म कदम बढ़ाओ दोस्तों में कदम बढ़ाने से क्या मुराद है शायर की। तो देखिए शायर ये कहना चाहता है कि लोगों को अपनी तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए, है ना, और साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम बहुत अच्छे से तरक्की कर सकें। ठीक है, अब यहाँ लिखा है मंदरजा झील लफ्ज़ के मायने लिखिए। उफ़क़ के क्या मायने हैं, कहकशा के क्या मायने हैं, तो उफ़क़ कहते हैं जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं। कहकशा सितारों के झुरमुट को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दोष, दोष किसे कहते हैं, बाग में बना हुआ रास्ता। ठीक है, इसके बाद यहाँ आपको लिखा हुआ है गुलिस्तान बाग को कहते हैं। फ़ेल किसे कहते हैं, जिसमें किसी के काम करने या होना ज़ाहिर हो। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटी सी वीडियो थी, आई नो ये छोटी सी वीडियो भी
आपकी 48 मिनट के करीब की हो चुकी है अभी तक की, है ना। तो चलिए खैर, आपको इससे ना फ़ायदा ये होगा कि बेटा आपको एक ही वीडियो में पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ग्रामर को लेके आऊँगी, ठीक है। उसमें ग्रामर डिस्कस करेंगे। बाकी सारी वीडियो आपके लिए अपलोड है ही, आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में डाल दूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।